उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में 14वीं शताब्दी से नगरों का विकास समझ सकने में, नगरों में व्यापारियों और शिल्पकारों की भूमिका का वर्णन कर सकने और समझ सकने में, यूरोपीय समुद्री यात्रियों की भूमिका और उन्हें क्या चीज भारत ले आई, इसे समझ सकने में, ये वर्णन कर सकने में कि किस प्रकार यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया, लेकिन अंततः इसका नियंत्रण हासिल कर लिया। चोल मंदिर नगर। नगरों की अपनी विशिष्ट विशेषताएं थीं। नगर या तो प्रशासनिक केंद्र, मंदिर, नगर, वाणिज्यिक गतिविधियों या शिल्प उत्पादन का केंद्र हो सकते थे। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया प्रतिबिंबित करता है। प्रशासनिक केंद्र। तमिलनाडु में तंजावुर के मंदिर नगर ने चोल राजवंशों के अधीन आकार लिया। राजा राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया था। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन इस भव्य मंदिर का वास्तुकार था। नगर में सैन्य शिविर भी थे। राजमहल में मंडप बने हुए थे जहां राजा लोग अपना दरबार लगाते थे और अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। कुओं और तालाबों से नगर के लिए जल की आवश्यकता पूरी होती थी। गतिविधियों का नाभिक होने के नाते मंदिरों ने अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को बढ़ावा दिया। तंजावुर और उरेयूर नगरों के सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए प्रयोग किए जाने के लिए झंडे झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार करते थे। राजा मंदिरों को बनवाकर और समर्पित करके विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति दर्शाते थे। राजा और व्यापारी उदारतापूर्वक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। इससे मंदिरों को विस्तृत अनुष्ठान करने, तीर्थयात्रियों को भोजन कराने और पर्वोत्सव के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती थी। गांव स्वामी मलाई के धातु शिल्प में कुशल मूर्तिकार या स्थापति अथवा उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटे बनाते थे। मंदिर नगर और कर। मंदिर के अधिकारी साहूकारी में और साथ ही व्यापार के वित्त पोषण में अपना धन निवेश किया करते थे, जिससे अंततः नगरों का विस्तार हुआ। इसी रीति से विकसित होने वाले अन्य नगर भिल्ल स्वामिन, मध्य प्रदेश में भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ थे। तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर थे। इसी तरह वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु भी तीर्थस्थल नगरों के रूप में उभरे। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों का सूबा यानी मुख्यालय बन गया। ये नगर धार्मिक सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी सभी पंथों के थे। अजमेर के नजदीक पुष्कर झील का दर्शन करने तीर्थयात्री आते रहते थे।
छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से कई बड़े बड़े गांव छोटे नगरों में परिवर्तित होने लगे थे। नगरों में मंडपिका या मंडी होती थी, जहां स्थानीय ग्रामीण अपने उत्पाद बेचने के लिए आते थे। उनमें पंक्तिबद्ध दुकानों वाली बाजार गलियां होती थीं, जिन्हें हट या हाट कहा जाता था। कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों और पत्थर तराशने वालों आदि के लिए अपने उत्पाद बेचने के लिए अलग-अलग गलियां होती थीं। कुछ व्यापारी एक ही गांव में रहते थे, जबकि अन्य नगर-नगर घूमते थे। व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों से लाए गए उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और मसाले बेचने के लिए आते थे। सामंत यानी आधुनिक समय का जमींदार इन नगरों में या आसपास किलेबंदी कर महल बनाकर रहते थे। व्यापारियों, शिल्पकारों तथा व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार रखते थे। कभी-कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार स्थानीय मंदिरों को दे देते या दान कर देते थे, जिनका निर्माण उन्होंने स्वयं या धनाढ्य व्यापारियों ने कराया होता था। इन अधिकारों का उल्लेख आज हमारे लिए उपलब्ध शिलालेखों में भी मिलता है। बाजारों पर कर। बड़े और छोटे व्यापारी। बंजारे कई प्रकार के व्यापारियों में से एक थे। व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वो उनकी ओर से घोड़े खरीदने वाले योद्धाओं से बातचीत करता था। घने जंगलों और अन्य राज्यों से गुजरते समय अपनी सुरक्षा के लिए व्यापारी काफिले बनाकर यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। 8वीं सदी से ही अस्तित्व में आने वाले ऐसे कई संघों में से मणिग्रामम और नाना देशी सबसे प्रसिद्ध थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल देश के प्रधान व्यापारी समुदाय बन गए थे। गुजराती व्यापारिक समुदाय, हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। कपड़े और मसाले इन व्यापारियों की मुख्य व्यापारिक वस्तु होती थी। बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी खरीदते थे। इतालवी व्यापारी लाल सागर के बंदरगाहों से भारतीय माल खरीदते थे और उन्हें बहुत अधिक कीमतों पर यूरोपीय बाजारों में बेचते थे। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। मसालों के अलावा मुख्य रूप से सूती वस्त्र यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाए थे। नगरों में शिल्प। बीदर अपने शिल्पकारों द्वारा तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर के नाम पर इस शिल्पकला का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात
विश्वकर्मा समुदाय मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इनमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण थे। सालियार या कैक्कोलार जैसे बुनकर इतने समृद्धशाली समुदाय बन गए थे कि वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ कार्य, जैसे कपास को साफ करना, कातना और रंगना, स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। अहमदाबाद, गुजरात और कुछ अन्य नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर नगर विस्तार की दृष्टि से सिकुड़ गया और सदियां बीतने के साथ उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा और 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। एक शताब्दी के दौरान इसका सितारा डूब गया, क्योंकि बुनकर इंग्लैंड की मिलों में बने सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। नजदीक से एक नजर हम्पी। कृष्णा तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में स्थित हम्पी का विजयनगर साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का भ्रमण किया और उसने इसकी सुदृढ़ दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित प्राचीरबद्ध नगर के रूप में सराहना की थी। दीवार बनाने के लिए शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। ये मजबूत राजकीरी तकनीक थी, जिसमें गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। इसमें सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जो कमल और टोडों की आकृति वाली मूर्तियों से भरे थे। हम्पी 15वीं और 16वीं सदी में वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। हम्पी के बाजार मुस्लिम व्यापारियों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों से भरे रहते थे। हम्पी के मंदिर भी सांस्कृतिक गतिविधियों के भी स्थल थे। देवदासियां, मंदिर की नर्तकियां, विरूपाक्ष शिव के एक रूप, मंदिर में नृत्य किया करती थीं। महानवमी उत्सव यानी नवरात्रि हम्पी में अत्यंत उल्लास के साथ मनाया जाता था। राजा महानवमी मंच पर अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद गौरवशाली हम्पी का पतन हो गया। नजदीक से एक नजर सूरत। गुजरात में सूरत मुगल काल में कैम्बे यानी खंबात और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था।
सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि हज यात्री जहाज से यहीं से अपना सफर शुरू करते थे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों ने यहां अपने कारखानों और माल गोदामों की स्थापना की। 1689 में अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के लगभग 100 जहाजों की उपस्थिति का उल्लेख किया है। पत्तन पर खुदरा और थोक दुकानों के माध्यम से कपड़ा बेचा जाता था। अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए प्रसिद्ध सूरत के वस्त्रों के लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में विस्तृत बाजार था। कठियावाड़ी सेठ या महाजन यानी मुद्रा परिवर्तक सूरत में विशाल बैंकिंग घर संभालते थे। सूरत की हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। 17वीं शताब्दी के अंत में सूरत का पतन हो गया, क्योंकि एक, मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। 2, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों के नियंत्रण ने सूरत में बाजार और उत्पादकता को नुकसान पहुंचाया। 3, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में अपना मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया और कठोर प्रतिस्पर्धा पेश की। आज सूरत एक व्यस्त वाणिज्यिक केंद्र है। नजदीक से एक नजर मसूलीपट्टनम। कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम या मछलीपत्तनम, मछलीपत्तन शहर 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। डच और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपत्तनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि ये आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। डच वासियों ने मसूलीपट्टनम में किला बनाया था। अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनियों को व्यापार पर हावी होने से रोकने के लिए गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने विभिन्न व्यापारिक समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। दक्षिण भारत में मुगल शक्ति के विस्तार के साथ उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने डच वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फलस्वरूप यूरोपीय कंपनियों को अन्य स्थानों की तलाश करनी पड़ी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी महत्वाकांक्षी हो गई और उसने अपने राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक नियंत्रण का विस्तार निर्देशित करने वाली एक नई नीति तैयार की। कंपनी के व्यापार केंद्रों को उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखने वाले पत्तन भर नहीं रहना था। जब कंपनी के व्यापारी बंबई यानी मुंबई, कलकत्ता यानी कोलकाता और मद्रास यानी चेन्नई चले गए, तब 18वीं शताब्दी के दौरान मसूलीपट्टनम अपने व्यापारियों और समृद्धि दोनों को खो बैठा। नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में अंग्रेजों, डच वासियों और फ्रांसीसियों ने मुख्य रूप से पूर्व में
अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाईं। वे यूरोप और पश्चिम एशिया में अत्यधिक लोकप्रिय मसालों और कपड़ों की तलाश में थे। मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे बड़े भारतीय व्यापारियों के पास अपने जहाज थे। प्रारंभ में उन्होंने उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों की नौशक्ति का सामना करने में असमर्थ रहने से भारतीय व्यापारियों को यूरोपीय कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः अंग्रेज विजयी बनकर उभरे। उन्होंने सफलतापूर्वक उपमहाद्वीप में वाणिज्य और राजनीति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारतीय वस्त्रों की बढ़ती मांग ने अधिक से अधिक लोगों को कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई इत्यादि जैसे धंधे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय वस्त्रों की डिजाइन की बारीकी लगातार परिष्कृत होती गई। इस अवधि के दौरान बुनकरों ने अपने कपड़े या अपने स्वयं के बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता खो दी। उन्हें मामूली पेशगी के बदले यूरोपीय एजेंटों की मांग के अनुसार कपड़े बनाने पड़ते थे। उन्होंने कंपनी के एजेंटों द्वारा उन्हें दी गई डिजाइनों के अनुसार कपड़े बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। कारीगर जैसे बुनकर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में ब्लैक या मूल निवासियों के लिए बनाए गए ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं सदी में यूरोपीय नाविक मसाले प्राप्त करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज रहे थे। पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा ने अफ्रीका के तट के साथ साथ चलते हुए आशा अंतरीप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करके भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा। 1 साल लंबी यात्रा के बाद वो पहली बार 1498 में कालीकट पहुंचा। अगले साल वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और यात्रा पर निकले 170 के नाविक दल में से केवल 54 ही जीवित बचे। वास्को डी गामा ने भारत का बहुत लाभदायक मार्ग खोला या खोजा था। उसके बाद तो अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी नाविक भी उसके पीछे चल पड़े। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य परिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वो पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वो 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। कोलंबस के समुद्र मार्ग के पीछे पीछे स्पेनी और पुर्तगाली नाविक और विजेता मध्य और दक्षिण अमेरिका पहुंचे और स्थानीय बस्तियों को नष्ट कर दिया। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तंजावुर और
उरैयूर नगरों के सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए प्रयोग किए जाने के लिए झंडे झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार करते थे। आमतौर पर घने जंगलों और अन्य राज्यों से गुजरते समय अपनी सुरक्षा के लिए व्यापारी काफले बनाकर यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। बीदर अपने शिल्पकारों द्वारा तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध नगर के रूप में विकसित हुआ। अहमदाबाद यानी गुजरात और कुछ अन्य नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर नगर विस्तार की दृष्टि से सिकुड़ गया और सदियां बीतने के साथ उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा और 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। गुजरात में सूरत, मुगल काल में कैम्बे यानी खंबात और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों ने यहां अपने कारखानों और माल गोदामों की स्थापना की। कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में स्थित हम्पी का विजयनगर साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम या मछलीपत्तनम, मछलीपत्तन शहर 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। 1686 से 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फलस्वरूप यूरोपीय कंपनियों को अन्य स्थानों की तलाश करनी